नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन और शाम के लगभग 6:50 दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किले के सामने कार में अचानक से जोरदार ब्लास्ट हुआ और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद हर तरफ चीख पुकार बजने लगी। देखते ही देखते राजधानी में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये है कि आखिर राजधानी को दहलाने वाले कौन हैं? कई नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स से जुड़ा कई नाम सामने आया है। कुछ डॉक्टर्स जो कि टेरर की दुनिया में थे और ट्रेनिंग भी ले रहे थे, फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे, अपने साथ कई लोगों को जोड़ रहे थे। बाकायदा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना था जिसमें कि बातचीत का सिलसिला देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कब क्या हुआ और अब क्या होगा, क्या किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब किसी धमाके से दिल्ली दहली थी। बेशक पिछले 14 सालों में ये पहला धमाका था, मगर 14 साल के पहले दिल्ली में एक या दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 76 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। लाल किला, क्या समझते हैं आप लाल किले को? अपनी भाषा में हमें जरूर कमेंट करिएगा कि लाल किला आपके लिए क्या है। पूरे देश के लिए लाल किला सिर्फ भारत की एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय आत्मा का प्रतीक रहा है। इस प्रतीक को एक बार फिर निशाना बनाकर आतंकवादियों ने बता दिया है कि उनकी जड़ें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। आतंक का सिरा अभी भी जिंदा है और इसका ठीक से इलाज किया जाना अब भी बाकी है। लाल किले के पास यह हमला इस देश की संवेदनशीलता और संप्रभुता पर चोट है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरह भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले और आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, इससे ये साफ है कि आतंकवादी पहले से ज्यादा शिक्षित, पेशेवर और संगठित है। ये केवल एक अलग तरह की चुनौती है जिसे राष्ट्र को पूरी गंभीरता से लेना होगा। फरीदाबाद से बरामद हुए लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और आधुनिक हथियार ये संकेत देते हैं ये किसी अनियोजित या शौकिया प्रयास का परिणाम नहीं था। ये एक अलग किस्म का खतरनाक नेटवर्क अब पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़कर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया है। लाल किले के पास धमाका एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। दुश्मन की रणनीतियां बदल रही हैं, इसीलिए हमारी सुरक्षा, खुफिया तंत्र और सार्वजनिक सतर्कता को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। देश की सुरक्षा तभी पूरी तरह सुनिश्चित होगी जब कानून का शासन, संवैधानिक मूल्य और सामाजिक एकजुटता मजबूत रहेगी। देश में स्थिति पहले से बदली है। आतंक की घटनाओं में पहले की तुलना में बहुत कमी आई है। मौजूदा नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र, निडर और सशक्त हैं। उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप का डर भी नहीं है। आतंकवादियों को पता है कि उनका नेटवर्क अब लैपटॉप और बाकी जो ग्रुप के चैट्स हैं उन्हीं के पीछे छिपा नहीं रह सकता। तकनीकी रूप से सक्षम और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार डार्क वेब की गहराइयों तक उनका पीछा कर सकती है। पहले की तरह सुरक्षा एजेंसियां और ऑफिसर किसी भी तरह के डर या दबाव के साये में काम नहीं करते। दिल्ली में आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला है। भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो किसी के आगे नहीं झुकता और हर खतरे का मजबूती से सामना करता है। आज आपको बताएंगे कि किस तरह के ग्रुप बन रहे हैं, किस तरह के चैट्स उसमें हो रहे हैं, उन चैट्स में क्या सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ ही महिलाओं को ये कहा जाता है कि अपने साथ बाकियों को भी वो जोड़ें और इस तरह के हमलों में साथ दे, इनपुट्स इकट्ठा करें। आपको धमाके वाली कार का पूरा रूट मैप बताते हैं, इसे भी आप समझिए। सुबह 8:13 पर कार का फरीदाबाद से दिल्ली सीमा में प्रवेश करना, फिर सुबह 8:20 पर ओखला पेट्रोल पंप पर कार को स्पॉट किया गया, फिर दोपहर के करीब 3:19 पर लाल किले पे पार्किंग किया गया। कॉम्प्लेक्स में पहुंची सुबह 3:18 पर कार पार्किंग में घुसी, फिर 6:28 पर कार बाहर निकली। 6:52 पर कार में धमाका हुआ। शाम
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए बॉम्ब धमाके के कई बड़े किरदार सामने आए हैं। इसमें कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है, जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने के थे। इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में बारूद का जखीरा इकट्ठा करने वाला मुजम्मिल शकील और तीसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था। उमर मोहम्मद ही वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है जिसने कार में बॉम्ब धमाका कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। दिल्ली में हुए धमाके के तार जम्मू कश्मीर से सीधे जुड़ गए हैं। दिल्ली के लाल किले के पास में हुए धमाके में इस्तेमाल कार आखिरी बार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बेची गई थी। जांच एजेंसियां पुलवामा में कार खरीदने वाले शख्स की तलाश में जुट गई हैं। तस्वीरें भी हैं, लेकिन बस उसे ढूंढना बाकी है। धमाके के एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की, जो किसी बड़े हमले की प्लानिंग के लिए जमा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और मुस्तैदी के चलते ही आतंकी अपने नापाक मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। ऑपरेशन डॉक्टर टेरर के इस मिशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद तो ली ही, साथ ही कई राज्यों की पुलिस भी इसमें शामिल रही। नतीजा, एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया। देश के दिल दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी से देश के दिल पर सीधा प्रहार करने की एक सुनियोजित और भयावह योजना विफल हो गई। देश के कई हिस्सों से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी इकट्ठा किए गए थे। इसका उद्देश्य सिर्फ जानलेवा तबाही मचाना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र गर्व के केंद्र को एक बार फिर अपमानित करने का था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ऐसी साजिशें अब जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। डर और हताशा में आतंकवादियों ने दिल्ली में कायराना हमले को अंजाम दिया, लेकिन अब ये मुल्क चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब आतंक की जड़ पर प्रहार करना होगा ताकि आतंकवाद सिरे से खत्म हो और लोग निश्चिंत भाव से जी सकें। अब जानिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक कैसे फैला था डॉक्टर टेरर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने देश दहलाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए इंटर स्टेट और इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। ये नेटवर्क जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात अल हिंद जैसे बैन संगठनों से जुड़ा है। इस मामले में अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। 3 डॉक्टर इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। आदिल अहमद की निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी हॉस्पिटल के लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई। आदिल अहमद से जब पूछताछ हुई तो फरीदाबाद में विस्फोटक होने की जानकारी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक टीम हरियाणा भेजी और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद के 2 घरों से पुलिस ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 2900 किलो IED बरामद की है। बनाने की जो विस्फोटक सामग्रियां होती हैं उन्हें बरामद की है। इनमें से एक घर को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया हुआ था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिस घर से विस्फोटक बरामद हुआ वो घर एक मौलाना का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने सोमवार की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। मुजम्मिल पेशे से डॉक्टर है और वो करीब 3.5 साल से फरीदाबाद में रह रहा था। मुजम्मिल की निशानदेही पर एक स्विफ्ट कार से क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 राउंड गोली भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक पिस्टल, 8 राउंड गोली, 2 मैगजीन और 2 खाली खोखे भी मिले हैं। ये कार एक महिला डॉक्टर शाहिद की बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई दिनों से इस आतंकी साजिश को बेनकाब करने में जुटी हुई थी और एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए पुलिस श्रीनगर, अनंतनाग, सहारनपुर और फरीदाबाद तक पहुंची, जहां आतंकी साजिश के लिए रखा गया इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब भी इसमें कई आरोपियों की तलाश है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के तार को खंगालने में जुटी हुई हैं।
जांच में पता चला है कि विस्फोटक जम्मू कश्मीर से हरियाणा लाया गया था और इस मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। चलिए अब ये जानिए कि डॉक्टर से कैसे टेरर का नया नाम बने अदील और मुजम्मिल शकील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है उसके पीछे का मास्टरमाइंड एक डॉक्टर था। उसका नाम है डॉक्टर अदील अहमद। अदील अपने साथी डॉक्टर के साथ इस पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। वो इसके लिए न केवल पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के संपर्क में था बल्कि साजिश को कामयाब बनाने के लिए अपने ठिकाने भी लगातार बदल रहा था। लेकिन पुलिस ने हर कड़ी को जोड़कर अदील की मंसूबों को नाकाम कर दिया। श्रीनगर में 27 अक्टूबर 2025 की एक घटना से हुई जिसमें रात को श्रीनगर शहर में कई जगहों पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह का प्रचार करने वाले पोस्टर पाए गए थे। वो पोस्टर आपने देखे होंगे। पुलिस ने 28 अक्टूबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की और कई जगहों पर सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर डॉक्टर अदील अहमद पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अदील अहमद को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस को यह पता चला कि डॉक्टर अदील सहारनपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत है। पुलिस ने 6 नवंबर 2025 को डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में डॉक्टर अदील के अनंतनाग में काम करने की जो जानकारी है वो मिली। वो जीएमसी में काम करता था। इसके बाद पुलिस ने 8 नवंबर को जीएमसी में अदील के लॉकर की जांच की। अदील के लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल मिले। अब आप सोचिए कि आखिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पर लॉकर में AK-47 क्या कर रहा है। अदील से पूछताछ के बाद पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल शकील की जानकारी मिली और फरीदाबाद में उसके ठिकानों पर जब छापे मारे गए तो पुलिस को यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार मिले। ये विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरे घर से मिला जो फतेहपुर तगा गांव में है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुजम्मिल ने ये घर एक मौलाना से किराए पर लिया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जिसे पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया। इससे पहले परिवार शाम धौत से भी मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस ने इस मामले में अब तक कई लोगों को पकड़ा है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जमा किए गए विस्फोटक सामग्री से ये किन किन जगहों को दहलाना चाहते थे। इनकी नापाक साजिश आखिर थी क्या। नए तरह के खतरों जैसे साइबर आतंकवाद और वाइट कॉलर जिहाद से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है। फरीदाबाद की इस कार्रवाई ने आतंकवाद के बदलते चेहरे को बेनकाब किया है। ये कोई पारंपरिक हमला नहीं था। इस बार आतंक एक शिक्षित डॉक्टर के सफेद कोट में सामने आया। ये घटना व्हाइट कॉलर जिहाद के उभरते और चिंताजनक खतरे की ओर इशारा करती है, जहां पेशेवर और शिक्षित वर्ग के लोग विचारधारा से विषाक्त होकर विज्ञान और अपनी हैसियत को आतंक का हथियार बना रहे हैं। गुजरात की रायसिन साजिश ने भी इसी पैटर्न को उजागर किया था। गुजरात की सतर्क खुफिया व्यवस्था ने वो रोक लिया था जिसे एक जमाने में उदासीनता की कीमत देश को चुकानी पड़ती थी। ये तथ्य उस पुरानी और अब खोखली पड़ चुकी थीसिस को भी गलत साबित करता है कि आतंकवाद गरीबी की उपज है। फरीदाबाद और ऐसी ही अन्य साजिशें, इस तरह की साजिशों में शामिल आतंकी गरीब नहीं बल्कि विचारधारा से प्रेरित शिक्षित लोग थे। पिछले कुछ सालों में बहानेबाजी का दौर खत्म करके जवाबदेही और कार्रवाई का नया अध्याय शुरू हुआ। इस मुल्क ने ऐसा भी समय देखा जब देश के अलग अलग हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट होते थे। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सिलसिलेवार बॉम्ब धमाके एक सामान्य घटना बन गए थे और सरकारी प्रतिक्रियाएं महज औपचारिकता भर रह जाती थी। बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद शहीद पुलिस अधिकारी के बजाय आतंकवादियों के लिए आंसू बहाना एक दुखद मानसिकता थी जिसे इस देश ने झेला है। हिंदू आतंकवाद जैसी काल्पनिक और विभाजनकारी संज्ञा गढ़कर राष्ट्रभक्तों को संदेह के घेरे में लाने का काम हुआ, जबकि वास्तविक खतरा देश के भीतर और सीमाओं के पार पनपता रहा।
तो इस तरह के कई मामले इस देश ने देखे, इस तरह के कई धमाके इस देश ने देखे, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। फरीदाबाद में बड़ी बरामदगी से देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा टल गया, राहत की सांस है। हैरानी की बात तो ये है कि इस साजिश में शामिल लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे प्रोफाइल के हैं, जो सामान्य रूप से किसी आतंकी संगठन का चेहरा नहीं माने जाते। ये घटना दिखाती है कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है और इसका मतलब है कि आतंकवादी अब शिक्षित और पेशेवर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इस मामले में दिखा। अगर समय रहते ये आतंक पर कड़ा प्रहार नहीं होता तो ये हमला और भी बड़ा हो सकता था। ये साफ है कि आतंक के खिलाफ कड़े कानून ही काफी नहीं, हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में अच्छे मूल्यों की शिक्षा पर जोर देना होगा। युवाओं को कट्टरपंथी विचारधाराओं से बचाने के लिए सामाजिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे। सुरक्षा एजेंसियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की आजादी मिल रही है। साथ ही सार्वजनिक बहस में जिम्मेदारी बरतनी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में गृह मंत्री की तरफ से 2 घंटे मीटिंग ली गई, जिसमें कई बड़े ऑफिसर्स शामिल रहे। उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस धमाके के जो आरोपी हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के धमाके पर आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।